हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी टेस्ट 2025 के लिए। तो ये है विजन आईएएस का टेस्ट। इसमें बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं और आज है टेस्ट नंबर 24। तो टेस्ट नंबर 24 में भी कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके आगे से आज क्वेश्चन करेंगे। 36 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से। तो देखिए, डेली टेस्ट होता है और शाम को टेस्ट होता है, तो आप सभी लोग ज्वाइन भी हुआ करिए डेली। और उसके बाद देखेंगे, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर शॉर्ट में लिखकर 2024 लिखना है, तो ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। इससे सभी लोग ज्वाइन हो जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना समय गंवाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37। इसके पहले जो 36 तक है वो पिछले वीडियो में करा दिया गया है, तो आप लोग जाइए पिछला वीडियो भी रिविजन किया करिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के अपने सिद्धांत के माध्यम से हिंदू धर्म को पुनर्जागृत किया। और दूसरा है, रामानुज ने विशिष्टाद्वैत का उपदेश दिया और उनके अनुसार ईश्वर सगुण ब्रह्म है, ये बताया। और तीसरा, 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य और रामानुज परस्पर समकालीन थे। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37। चलिए देखिए, आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के अपने सिद्धांत के माध्यम से हिंदू धर्म को पुनर्जागृत किया। ठीक है। दूसरा है, रामानुज ने विशिष्टाद्वैत का उपदेश दिया और उनके अनुसार ईश्वर सगुण ब्रह्मा है, तो ये भी ठीक है। देखिए, राम जो विशिष्ट होते हैं तो विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। तीसरा है कि 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य और रामानुज परस्पर समकालीन थे, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, उनका जन्म कब हुआ था? रामानुज का ये हुआ था 1017 में, तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। और उन्हें एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। तो 1017 में हुआ था, तो शंकराचार्य का तो 9वीं शताब्दी में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा ना। 9वीं शताब्दी का रामानुज में हुआ था। और ये जो शंकराचार्य हैं, इनका तो 788 ईस्वी में हुआ था, जो कि बोल सकते हैं 8वीं शताब्दी। चलिए, तो देखिए, इस दोनों समकालीन नहीं थे, तो इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 38। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कठपुतली में कठपुतलियों की वेशभूषा यात्रा के अभिनेताओं को और उसका संगीत यात्रा थिएटर के समान होता है? यमपुरी, पुत्तल नाच, तोगलू गोम्बेट्टा और रावण छाया। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, पुत्तल नाच। ठीक है, पुत्तल नाच की बात कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। दक्षिण भारत में हुए भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अलवरों को वैष्णव भक्ति संतों के रूप में सम्मान दिया जाता है। और दूसरा, नयनार संतों के भजनों को छंदों में संकलित किया गया है, जिसे पेरिया पुराणम के नाम से जाना जाता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 39। अलवरों को वैष्णव भक्ति संतों के रूप में सम्मान दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है कि नयनार संतों के भजनों को छंदों में संकलित किया गया है, जिसे पेरिया पुराणम के नाम से जाना जाता है, तो ये भी ठीक है। दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। चलिए, 40 नंबर देखिए। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान किए गए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राजधानी का दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण। दूसरा है, सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत। तीसरा है, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना। पूछ रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया सुधार कौन सा था? जानते हैं मोहम्मद को तुगलक को? MBT नाम है इनका, शॉर्ट में बोलते हैं MBT। एक नंबर का पागल, लेकिन पढ़ा लिखा था बहुत।
केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। तो देखिए इसमें तीनों ही किया गया था। राजधानी जो कि हस्तांतरित किया था, वहाँ से अलग किया था, देवगिरी से देवगिरी लाया था। सांकेतिक मुद्रा भी छपवाया था। दीवान अमीर कोही की भी स्थापना किया था कृषकों के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी के सभी कथन सही है। इसको संकी राजा भी बोलते थे, पागल संकी राजा, अपने मन से ही कुछ कर देता था। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्राचीन काल के महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सभी महाजनपदों में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। और दूसरा है, महाजनपद काल के लोहे से अपरिचित थे और तांबे पर अत्यधिक निर्भर थे। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? देखिए कह रहा है सभी महाजनपदों में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, पहला ही कथन गलत है। देखिए कुछ ऐसे महाजनपद थे जिन्हें गढ़ या संघ कहा जाता था, वे राजाओं के शासन के अधीन नहीं थे। इसके बजाय वे महाजनपद कुलीन तंत्र के रूप में संगठित थे, तो मतलब सभी नहीं थे, कुछ थे। दूसरा है कि महाजनपद काल के लोग लोहे से अपरिचित थे और तांबे पर अत्यधिक निर्भर थे। तो क्या ऐसा है क्या? दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए मगध महाजनपद से लोहे की खदानों की निकटता ने लोगों को संसाधन के दोहन और रुपयों की सुविधा प्रदान की थी। जब लोहा मिल गया था ना, तो तांबे पर थोड़ी ना निर्भर रहेंगे। पहले तो पहला भी कथन गलत, दूसरा भी कथन गलत, दोनों तो सही हो ना सकता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, नहीं पहला नहीं दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। हाल ही में भारत अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के सभी 7 लंबित विवादों का द्विपक्षीय रूप से सफलतापूर्वक निपटान किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, WTO के पक्षकार विवाद निपटान प्रक्रिया के केवल प्रारंभिक चरण में ही परस्पर सहमत समाधान द्वारा विवादों का निपटान कर सकते हैं। और दूसरा, WTO के अपीली निकाय में इन व्यक्तियों को नियुक्त करने का निर्णय सभी WTO सदस्यों के बीच बहुमत के सिद्धांत द्वारा लिया जाता है। और तीसरा, WTO के अपीली निकाय के सदस्यों की भी सभी सीटें 2020 के बाद रिक्त हैं। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42। कहता है WTO के पक्षकार विवाद निपटान प्रक्रिया के केवल प्रारंभिक चरण में ही परस्पर सहमत समाधान द्वारा विवादों का निपटान कर सकते हैं। पहला कथन गलत है। देखिए यहाँ पर केवल शब्द भी दिया था, इसलिए ये भी कथन गलत हो सकता है। और ये क्यों गलत हुआ बताता हूँ मैं। देखिए इसमें पारस्परिक रूप से सहमत समाधान यानी कि विवाद निपटान प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर पक्षकार पारस्परिक रूप से सहमत समाधान द्वारा विवाद निपटान कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि सहमति होना चाहिए, इसमें केवल एक ही पक्ष का नहीं होना चाहिए। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि WTO के अपीलीय निकाय में व्यक्तियों को नियुक्त करने का निर्णय सभी WTO सदस्यों के बीच बहुमत के सिद्धांत द्वारा दिया जाता है। तो दूसरा कथन भी इसमें गलत हो जाएगा। देखिए अपीली निकाय में व्यक्तियों को नियुक्त करने का निर्णय WTO के सभी सदस्यों के बीच सर्वसम्मति से लिया जाएगा। ठीक है, सर्वसम्मति से, पूरा बहुमत नहीं चाहिए। तीसरा है, मतलब पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, WTO के अपीली निकाय के सदस्यों की सभी सीटें 2020 के बाद रिक्त हैं, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या लगा देंगे? ये लगा देंगे, ओनली वन होगा। पहला गलत है, दूसरा गलत है और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह मूल रूप से रामानुज के अनुयायी थे और बाद में उन्होंने अपने स्वयं के संप्रदाय की स्थापना की थी। दूसरा है, वह अपने विचारों के प्रसार के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे। और तीसरा है, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर उनके शिष्य थे। उपयुक्त कथनों पर निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का वर्णन किया गया है? चलिए देखिए, चैतन्य महाप्रभु, दादू दयाल, रामानंद या वल्लभाचार्य। अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें एक चीज़ है कि भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर जो हैं उनके शिष्य थे। तो कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के ना। ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा इसमें। ऑप्शन सी लगा देंगे, रामानंद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44।
हाल ही में सुर्खियों में रहा बायोट्रिक सिस्टम पद संदर्भित करता है। पौधों में पाए जाने वाले ट्राइग्लिसराइड्स से उत्पन्न एक नए जैव ईंधन को, या तो दूसरा है कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त जैव ऊर्जा का उपयोग करके ट्राइजनरेशन की एक प्रौद्योगिकी को, ये तीसरा है दूषित पर्यावरण में जैवोपचारण प्रक्रियाओं को शुरू करने की एक पद्धति को, या तो चौथा गणितीय अभिकलनों में त्रिकोणमितीय फलन को हल करने की एक प्रणाली को। बायोट्रिक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त जैव ऊर्जा का उपयोग करके ट्राइजनरेशन की एक प्रौद्योगिकी को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में अग्रहार पद संदर्भित करता है। अग्रहार किसके लिए है? सीमाओं की रक्षा के लिए स्थापित की गई सैन्य चौकियों को, या तो आक्रमणों का सामना करने के लिए निर्मित किए गए किलेबंद शहरों को, या तो वाणिज्य और आर्थिक गतिविधियों के लिए व्यापारिक केंद्रों को, या तो ब्राह्मणों को उनकी आजीविका के लिए अनुदान में दी जाने वाली भूमि को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मणों को उनकी आजीविका के लिए अनुदान दी जाने वाली भूमि को। क्वेश्चन नंबर 46। पाल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पाल साम्राज्य की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी। दूसरा है पाल बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तीसरा है पाल शासक गोपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार करवाया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46। पाल साम्राज्य की स्थापना धर्मपाल ने नहीं किया था, गोपाल द्वारा किया गया था। कौन? गोपाल। पहला कथन गलत। दूसरा है पाल बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, तो ये ठीक है। तीसरा है पाल शासक गोपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार करवाया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो किसने करवाया था? ये धर्मपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? धर्मपाल ने। यहाँ पे देखेंगे बस नाम चेंज कर दिया है, गोपाल यहाँ होना चाहिए था, धर्मपाल यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, तो कितने कथन सही हुए हैं? केवल एक ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्लियर है? चलिए थोड़ा अपना लोग फीडबैक भी दिया करिए वीडियो खत्म होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 47। भारत में हुए सूफी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सूफी संप्रदाय को व्यापक रूप से दो भागों अर्थात बासरा और बेसरा में विभाजित किया गया है। और दूसरा, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी। और तीसरा, सूफी परंपरा में पीर शब्द का अर्थ शिष्य होता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47। चलिए देखिए, सूफी संप्रदाय को व्यापक रूप से दो भागों अर्थात बासरा और बेसरा में विभाजित किया गया है। ठीक है। दूसरा है भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी। ठीक है। तीसरा है सूफी परंपरा में पीर शब्द का अर्थ शिष्य से होता है। देखिए इसमें क्या है कि रहस्यवादी या उपदेशक को पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या है पीर का? उपदेशक होता है या रहस्यवादी होता है। तीसरा कथन गलत हो जाएगा। दो कथन सही है तो ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, ओनली 2 होगा। चलिए 48 नंबर देखेंगे। पावाकुथु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पावाकुथु यह दस्ताना कठपुतली का एक उदाहरण है और दूसरा है इसका प्रदर्शन तमिलनाडु में किया जाता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। चलिए देखिए, यह दस्ताना कठपुतली का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। और इसका प्रदर्शन तमिलनाडु में किया जाता है, तो तमिलनाडु में नहीं बल्कि यहाँ कहाँ होता है? ये होता है केरल में। ठीक है, तो पहला गलत, पहला सही है, दूसरा गलत है, केरल हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित चित्रों पर विचार कीजिए। वज्रपाणी, मरणासन राजकुमारी, उड़ती हुई अप्सरा उपयुक्त चित्रों में से कितने अजंता की गुफाओं में पाए जाते हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49।
क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर करेंगे। अजंता की गुफा देखिए कहाँ पर है, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। ठीक है, अजंता गुफा देखिए चित्र सबसे पुराने जीवंत भित्तियों चित्रों में से एक है। इनका काल ये दूसरी शताब्दी में है, जो कि 5वीं से 6वीं शताब्दी में ईस्वी तक भी माना जाता है इसका। इसमें वज्रपाणी, मरणासन राजकुमारी, उड़ती हुई अस्परा तीनों ही है। ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे। इसमें जातक कथाओं के कुछ दृश्य भी मिलते हैं, मंजूदी भी मिलते हैं। गुफा में 16 में है बड़ा शस्त्र राजकुमारी है। चलिए सभी तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कलाकृतियां हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित पुरुष धड़ मोहनजोदड़ो, दाढ़ी वाला पुजारी हड़प्पा, बैल की कांस्य प्रतिमा कालीबंगा कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों तो कोई नहीं। चलिए देखिए, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित पुरुष धड़, लाल बलुआ से बना हुआ पुरुष धड़ था, ये हड़प्पा में था। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पे है? रावी नदी किनारे पे है, पूछता है कभी कभी। दाढ़ी वाला पुजारी मोहनजोदड़ो पीछे देखे हैं, उसमें दाढ़ी वाला था ना, यही होगा मोहनजोदड़ो। बैल की कान से कहाँ मिला था? तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, कौन से नदी किनारे है? तो ये मोहनजोदड़ो, तो ये सिंध नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे, पाकिस्तान में अब है। रावी नदी किनारे भी पाकिस्तान हो जाएगा। तो कितने कथन सही हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, कोई कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी लगा देंगे, कोई भी कथन सही नहीं है। पहला का हो जाएगा हड़प्पा, दूसरा का मोहनजोदड़ो, तीसरा का भी मोहनजोदड़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है तोल्काप्पियम व्याकरण से संबंधित है। दूसरा, तिरुक्कुरल दर्शन एवं बौद्धिक सिद्धांतों से संबंधित है। तीसरा, सिलप्पादिकारम कोलन और माधवी के मिलन से जन्मी बेटी के साहसिक जीवन से संबंधित है। कितने सही हैं? एक और दो, दो और तीन, एक दो तीन, या तो एक और तीन। तो तोल्काप्पियम व्याकरण संबंधित है, ये ठीक है। तिरुक्कुरल तिरुक्कुरल दर्शन एवं बौद्धिक सिद्धांतों से संबंधित है, तो ये भी सही है। तीसरा है सिलप्पादिकारम कोलन और माधवी के मिलन से जन्मी बेटी के साहसिक जीवन संबंधित है, तो तीसरा कथन गलत है। देखिए इसमें क्या है, शिल्पादिकारम का अन्य तमिल महाकाव्य है और इसकी रचना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसे तमिल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण रत्न माना जाता है। यह एक प्रेम कहानी से संबंधित है। महाकाव्य के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कोलन और उसकी कुलीन पत्नी कड़वी तथा कोलन की प्रेमिका माधवी पर आधारित है। और शिल्पादिकारम की रचना इंगलो आदिलगल द्वारा की गई थी। इसलिए तीसरा कथन गलत है, पहला दूसरा सही है। मतलब ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली वन होगा, मतलब 1 और 2 होगा, 3 नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पद दिया है, अर्थ दिया है। नाडगवुंड कानून प्रवर्तन अधिकारी, कोस्तपाल वंशानुगत राजस्व अधिकारी, उपरिक प्रांतीय गवर्नर कितने सुमेलित है? इसमें से केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। 52 नंबर। चलिए देखिए, नाडगवुंड, तो देखिए ये वंशानुगत राजस्व अधिकारी होता था। और कोस्तपाल क्या होगा? कोस्तपाल देखिए हो जाता था ये कानून प्रवर्तन अधिकारी था। कौन था? कानून प्रवर्तन अधिकारी। क्या होता है? मतलब कानून व्यवस्था को रखने वाला। और उपरिक तो ये प्रांतीय गवर्नर, ये ठीक है, तीसरा वाला ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर दिया था, इसीलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली वन होगा इसमें से। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साहित्यिक रचना और लेखक। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी, मुनीस अल अरवाह, जहां आरा बेगम, मुरक्का ए देहली। यह है दरगाह कुली खान। कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, ये तो कोई नहीं। पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। मुनीस अल अरवा, जहां आरा बेगम, ये भी ठीक है। मुरक्का ए देहली, दरगाह कुली खान, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सभी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर देखिए। साहित्यिक रचना और लेखक। गीता गोविंद, जयदेव, मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त, बुद्धचरित, भास्कर। कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 54। देखिए गीता गोविंद देखिए जयदेव नहीं है, ठीक है। कौन है? तो ये है कवि नहीं जयदेव ही है। हाँ, काव्य ग्रंथ इनका है जयदेव, ठीक है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस का ये विशाखा दत्त, ये भी ठीक है। बुद्धचरित भास्कर दिया हुआ है, ये गलत है। देखिए बुद्धचरित ये अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अश्वघोष द्वारा लिखा गया है ये संस्कृत कवि हैं। तो तीसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। पहला सही है, दूसरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर। हाल ही में सुर्खियों में रही न्यू स्टार्ट संधि किससे संबंधित है? विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा किए जाने वाले जलवायु परिवर्तन के संबंधी प्रयासों से, या परमाणु हथियारों में कमी के लिए अमेरिका और रूस के बीच किए जाने वाले एक समझौता से, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्विक व्यापार समझौतों से, या चौथा है विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने से। 55 नंबर। बताइए क्या होगा? न्यू स्टार्ट संधि। तो यह परमाणु हथियारों में कमी के लिए अमेरिका और रूस के बीच किए जाने वाले एक समझौता से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56। ताम्रप्रसार काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जोरवे संस्कृति भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रचलित थी। दूसरा है इस काल में लोग लेखन कला से परिचित थे और चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। और तीसरा है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग किया जाता था। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56। जोरवे संस्कृति भारत के उत्तर पश्चिम भाग में प्रचलित थी, ठीक है। देखिए ये भारत के मध्य और पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में है, ठीक है। मध्य में, भारत के मध्य में है और पश्चिमी दक्कन में है। पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है इस काल में लोग लेखन कला से परिचित थे और चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। इस काल में लोग लेखन कला से परिचित नहीं थे, चित्रात्मक लिपि का भी कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। तीसरा है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग किया जाता था। चाक का प्रयोग, तो ये ठीक है, चाक के माध्यम से बनाया जाता था। तो एक ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली 1 होगा। चलिए 57 नंबर देखेंगे। मौर्य काल के बाद घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है शक और कुषाणों ने टोपी वाले हेलमेट, ढाल और जूतों यानी कि बूट का प्रयोग प्रारंभ किया, जिससे उन्हें सैन्य लाभ प्राप्त हुआ। दूसरा, यूनानियों ने सैन्य गवर्नरों को नियुक्त करने की तथा प्रथा प्रारंभ की थी। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। तो शक और कुषाणों ने टोपी वाले हेलमेट, ढाल और जूता का प्रयोग प्रारंभ किया था, उससे उन्हें सैन्य लाभ प्राप्त हुए। सही है। और दूसरा है यूनानियों ने सैन्य गवर्नरों को नियुक्त करने की प्रथा प्रारंभ की, तो ये भी ठीक है।
दोनों ही कथन सही है तो ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे, दोनों के दोनों कथन सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, संगम साहित्य में उल्लिखित लोगों की श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। शब्दावली दिया है, विवरण दिया है। उल्वर, बड़े जमींदार, अड़ीमई दास, बिल्लालर, हलवाहा कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। चलिए देखिए, पहला देखेंगे उल्वर, ये बड़े जमींदार दिया हुआ है। ठीक है, क्या है? ठीक है, बिल्कुल नहीं, ये बड़े जमींदार बिल्लाल होते थे। बड़े जमींदार कौन होते थे? बिल्लाल। दूसरा है अड़ीमई, ये दास, ये ठीक है। और उल्वर, तो उल्वर हलवा हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो कुल मिला के पहला का तीसरा कर दिया, तीसरा का पहला कर दिया, दूसरा ठीक कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे अब। नागर शैली की उपश्रेणियां और शिखर का आकार दिया हुआ है। फमसाना, यहाँ पे शिखर आधार पर वर्गाकार तथा दीवारें शीर्ष पर एक बिंदु तक अंदर की ओर मुड़ी हुई ढलान वाली होती हैं। और बल्लभी, बल्लभी दिया है, शिखर की छतें सीधी ढलान पर ऊपर की ओर झुकी हुई कई सैल्वों से बनी होती हैं। अच्छा, तीसरा देखते हैं, रेखा प्रसाद है, इसका शिखर एक आयताकार संरचना होती है, इसकी छत एक गुंबददार कक्ष में होती है, उठती है। कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। फमसाना, फमसाना का देखिए, लैटिना की तुलना में व्यापक आधार का कम ऊंचाई होती है, छत कई स्लैबों से बनी होती हैं, सीधी ढलान पर ऊपर की ओर झुकी हुई होती है। तो यानी कि फमसाना का यहाँ पे लिखा हुआ है, शिखर की छतें सीधी ढलान पर होती हैं और कई स्लैबों में बनी होती हैं। बल्लभी, बल्लभी देखिए, ये आयताकार आधार पर होता है और ये गुंबदकार कक्ष में होता है, इसे बैगन बाल्टेड छतें से भी कहते हैं। तो इसका ये हो जाएगा आयताकार का। रेखा प्रसाद, रेखा प्रसाद का देखिए, ये आधार वर्गाकार है, दीवारें शीर्ष पर एक बिंदु तक अंदर की ओर मुड़ी हुई है और ढलान वाली होती हैं। तो ये पहला हो जाएगा। कुल मिला के इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, सब उलटफेर कर दिया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, कोई नहीं होगा इसमें से। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। स्थल बाहु की अध्यक्षता में आयोजित प्रथम जैन परिषद निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? वैशाली, पाटलिपुत्र, श्रवण बेलगोला या वल्लभी? क्वेश्चन नंबर 60, प्रथम जैन परिषद 3री शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में दिगंबर नेता स्थलबाहु द्वारा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। 51 नहीं है, 61 है। अपने शासक की ओर से किए गए अब उसके सैन्य अभियानों को अमीर खुसरो द्वारा दर्ज किया गया था। 1309 ईस्वी से 1311 ईस्वी के बीच उसने दक्षिण भारत में कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। दक्षिण भारत के ये अभियान पहले वारंगल के विरुद्ध और फिर द्वार समुद्र के विरुद्ध किए गए थे। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? मलिक कफूर, मलिक अंबर, महमूद गमा या जमाल उल दीन याकूब? तो ये जो है बातें, ये मलिक कफूर का है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, मलिक कफूर, अलाउद्दीन खिलजी के समय का है मलिक कफूर। चलिए 62 नंबर देखेंगे, ये भी परिच्छेद दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने असम के इतिहास में महत्वपूर्ण रहे एक व्यक्तित्व की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। अब अगर प्रधानमंत्री का देखा होता है 125 फुट कहाँ पे किए हैं, वो भी असम में, तो जानते हैं, नाम जानेंगे। उन्होंने अहोम साम्राज्य की शाही सेना के जनरल के रूप में कार्य किया था। उनका जन्म असम के चराई देव जिले में हुआ था। वह अपने नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने असम के जनजातीय बलों को संगठित और एकजुट किया। उन्होंने 1671 में
हुई। सराई घाट के युद्ध में उल्लेखनीय विजय प्राप्त करते हुए मुगल सेना को हराया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए 1999 से उनके सम्मान में सर्वश्रेष्ठ कैडेट को स्वर्ण पदक से सम्मानित कर रही है। किसके बारे में बात किया जा रही है? कौन से व्यक्ति हैं? बिनंदा चंद्र बरुआ, राधानाथ फुकन, लचित बोरफुकन या नीलमोनी फुकन? यह बात किया जा रहा है लाचित बोरफुकन, ऑप्शन नंबर सी, जो ऊपर वर्णित किया गया है ये इनके बारे में है। लाचित बोरफुकन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। इस नृत्य शैली को शंकर देव द्वारा शुरू किया गया था तथा यह शैली ओजापाली और देवदासी नृत्य शैलियों का मिश्रण है। इसे प्रदर्शित करते समय पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा कमर पर कपड़ा पहना जाता है। नृत्य करते समय खोल यानी ड्रम, झांझ यानी मंजीरा और बांसुरी जैसे संगीत वाद्य तंत्रों का उपयोग किया जाता है। इस नृत्य शैली का मुख्य केंद्र नृत्य के भक्ति पहलू पर होता है। कौन सा नृत्य शैली है यह? मोनियट्टम, मणिपुरी, सत्रिय या कथक? या तो कथक। किसके बारे में है? तो यह सत्रिया के बारे में है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सत्रिया। इस शैली को 15वीं शताब्दी में शंकर देव द्वारा असम में शुरू किया गया था। चलिए 64 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से शासक ने अन्य 3 शासकों की तुलना में पहले शासन किया था? बिंबिसार, बिंदुसार, कनिष्क या अजातशत्रु? किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार देखिए मगध साम्राज्य का प्रारंभिक शासक था और उसने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शासन स्थापित किया था। वह राजा भट्टिया का पुत्र था। उसे हर्यक वंश के संबंधित सबसे प्रारंभिक और प्रमुख शासकों में से एक माना जाता है। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और दूसरा मौर्य शासक था। बिंदुसार का शासनकाल कब था? 297 था, ईसा पूर्व में था, आसपास होने का अनुमान लगाया जाता है। चलिए 65 नंबर देखेंगे। हिंदुस्तानी संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें कीर्तन, भजन और राग जैसे भक्ति संगीत शामिल हैं। और दूसरा ठुमरी, धमार और तराना हिंदुस्तानी संगीत के उपशास्त्रीय रूप हैं। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 65। इसमें कीर्तन, भजन और राग जैसे भक्ति संगीत शामिल है, ठीक है। ठुमरी, धमार, तराना हिंदुस्तानी संगीत के उपशास्त्रीय रूप है, ये भी ठीक है। दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों को पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। कोटदीजी, सुत्कागंडोर, लोथल, मांडा, आमरी। चलिए नीचे कोड का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5, 1 3 2 4 5, 2 3 1 5 4 या 2 5 1 3 4? चलिए कोटदीजी, सुतगंडाडोर, लोथल, मांडा, आमरी। देखिए सबसे पश्चिम में तो क्या आएगा? सबसे पश्चिम में आएगा सुतगंडाडोर, ठीक है, पाकिस्तान। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपका आएगा आमरी। कहाँ पर ये बालाकोट के पास में है आमरी। उसके बाद क्या आएगा? मतलब 2 आएगा, फिर 5 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा कोटदीजी, ये सिंध नदी से किनारे पे है कोट नदी, मतलब पहला वाला। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपका आएगा लोथल, भगवा नदी किनारे पे है लोथल, मतलब 3 नंबर। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपका मांडा आ जाएगा, मांडा, ठीक है, जम्मू कश्मीर का। तो ये आ जाएगा 4, मतलब 2 5 1 3 4। 25 134 देखिए किसमें है? 25 134, ऑप्शन नंबर डी में है 25 134, ठीक है। तो मैंने पूरा इसको बता दिया है। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 66 तक किए हैं। ये 2025 के लिए टेस्ट है। इसका पीडीएफ पाने के लिए PR नॉलेज रिसर्च सेंटर को शॉर्ट में लिखकर 2024 लिखेंगे, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। डेली उस पर एनसीईआरटी की क्लास और मैगजीन कराया जा रहा है। जितना भी PIQ हुआ है उस सब भी उस पर कराया गया है, जाकर देख सकते हैं। और डेली टेस्ट हो रहा है तो इसका टेस्ट जरूर करिए और इसका रिवीजन करते रहिए। जो भी समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में, किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। और डेली रिवीजन करते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया जाता है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।